हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चंस की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आपके रेलवेज़ के एग्ज़ाम के लिए। रेलवेज़ में कौन कौन सा, जैसे एएलपी है, टेक्नीशियन है, या फिर जेई है, ठीक है, या फिर जो भी एग्ज़ाम में, रेलवे के जो भी एग्ज़ाम में साइंस आता है उसमें ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इज़ कंसर्न विद द सेल डिवीजन। इनमें से कौन सा है जिसका लेना देना सेल डिवीजन से है? जिब्रेलिन का, ऑक्सिन का, मैलिक हाइड्राजाइड का, या फिर साइटोकिनिन का, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, पहले खुद से ट्राई कीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का साइटोकिनिन। ऑक्सिन के बारे में हम लोग बात कर चुके थे पिछले वीडियो में कि ऑक्सिन क्या होता है, कि आपका कहीं अगर रोशनी कम पहुंच रहा है प्लांट्स को, तो वो क्या करता है, एक साइड के पार्ट को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, ठीक है। जबकि जिब्रेलिन क्या करता था कि ये ग्रोथ को इंक्रीज करता था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा साइटोकिनिन जो होता है, ये आपका सेल डिवीजन से इसका लेना देना है या सेल डिवीजन से रिलेटेड है, ठीक है। ग्रोथ रेगुलेटर कंसर्न विद द स्टिमुलेशन ऑफ सेल डिवीजन एंड न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म इज साइटोकिनिन। अगला क्वेश्चन, तो याद रखिएगा साइटोकिनिन, वैसे भी हम लोग जानते हैं साइटो का मतलब होता है आपका सेल, तो सेल डिवीजन होगा तो क्या होगा, साइटोकिनिन होगा, ठीक है। अगला सुनिएगा, द गर्थ ऑफ स्टेम और रूट इन ए प्लांट इंक्रीज ड्यू टू। तो गर्थ का मतलब क्या होता है, उसका जो मोटाई है, यानी कि स्टेम का जो मोटाई है, स्टेम जो मोटा होता है वो किसकी वजह से होता है? लेटरल मेरिस्टेम स्टेम की वजह से, या इंटरसेलरी मेरिस्टेम की वजह से, एडिशनल मेरिस्टेम की वजह से, या एपिकल मेरिस्टेम की वजह से, ठीक है। मतलब स्टेम का, आपको स्टेम का इंक्रीज नहीं, साइज इंक्रीज नहीं कराना है, ठीक है। स्टेम का जो गर्थ होता है, यानी कि चौड़ाई जो होता है, मोटापा जो होता है, उसको इंक्रीज कराना है आपको, ठीक है। तो ये किसकी वजह से होता है, ठीक है। तो हम लोगों का ये जो है मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ जो है प्लांट में, जो मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ है उसको समझिएगा, तभी ये क्वेश्चन कर पाइएगा आप, ठीक है। एपिकल मेरिस्मेटिक क्या होता है, ये इसमें आपका प्लांट का जो लेंथ है वो इंक्रीज होता है, ठीक है, ये हेल्प करता है आपका। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ जो होते हैं वो रूट और शूट पे होते हैं, इसलिए उसका रूट का साइज बढ़ेगा या फिर शूट का साइज बढ़ेगा, यानी कि इंक्रीज इन लेंथ होगा, ठीक है। उसके बाद बात करें लेटरल जो होता है, लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ जो होते हैं वो कहाँ पे होता है, ये गर्थ को, यानी कि आपका चौड़ाई को, सॉरी मोटाई को इंक्रीज करता है, ठीक है। साइड टू साइड होता है, लेटरल मीन्स क्या होता है, साइड टू साइड, और ये गर्थ को बढ़ाता है, कौन, लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू। उसके बाद बात करें इंटरसेलरी, ये बढ़ाता है आपका, हेल्प्स टू ग्रो ट्विंग्स इनटू ब्रांचेस, यानी कि ट्विंग्स को ब्रांचेस बनने में हेल्प करता है कौन, इंटरसेलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू। तो ये तीनों जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका। एपिकल याद रखना है, लेंथ में इंक्रीज करना है, यानी कि रूट की तरफ या फिर आपका हाइट की तरफ, हाइट में रूट या फिर शूट, तो ये हो जाएगा एपिकल। लेटरल हो जाएगा आपका, गर्थ में अगर इंक्रीज करना है तो ये हो जाएगा लेटरल। उसके बाद इंटरसेलरी में बोले अगर ट्विंग्स को ब्रांचेस में बदलना है, तो इसका इस क्वेश्चन का आंसर, ये इसमें क्या बोला है, स्टेम का गर्थ को बढ़ाना है, तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा लेटरल, ठीक है, लेटरल हो जाएगा। क्लियर। अगला सुनिए, द रूट हेयर इज प्रोड्यूस फ्रॉम। तो रूट हेयर कहाँ से प्रोड्यूस हुआ होता है, ट्राइकोम्स, ट्राइकोब्लास्ट, राइजोडर्म्स, डर्मिस, या फिर एपिडर्मिस, ठीक है। रूट हेयर कहाँ से प्रोड्यूस होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा, आप खुद से पहले ट्राई कीजिएगा, ठीक है। डर्मा मतलब क्या होता है, डर्मा मतलब स्किन होता है, ठीक है, या इपीडर्मा मतलब क्या होता है, बाहर का स्किन, ठीक है, बाहर का पार्ट जो होता है। तो एक्चुअली रूट हेयर जो प्रोड्यूस होता है वो होता है एपिडर्मिस से, ठीक है। एपिडर्मिस से ही, डर्मिस से ही क्या होता है आपका रूट हेयर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। आगे सुनिए, हाउ आर द फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनाइड। तो बोला गया है कि सोलेनाइड के अंदर जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है वो कैसा होता है, पैरेलल स्ट्रेट लाइन, या स्ट्रेट लाइंस, या कॉन्सेंट्रिक सर्किल बनाता है, या कर्व लाइन बनाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, क्या होगा, आप पहले खुद से ट्राई कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा पैरेलल स्ट्रेट लाइन। तो अगर सोलेनाइड के अंदर की बात करें तो ये होता है आपका पैरेलल होता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होते हैं ये पैरेलल होते हैं। तो ये चीज़ बोला है, फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनाइड आर पैरेलल स्ट्रेट लाइन विच इंडिकेट दैट द मैग्नेटिक फील्ड इन इज़ द सेम एट ऑल पॉइंट्स। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर सोलेनाइड के अंदर की मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, तो वो क्या होता है, पैरेलल होता है, यानी यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। हर पॉइंट्स पे यूनिफॉर्म होता है, बराबर होता है, ठीक है, या फिर सेम होता है जैसे बोले, ठीक है। तो अंदर में क्या रहता है, पैरेलल स्ट्रेट लाइन बनता है। आगे सुनिएगा, द ग्रुप ऑफ क्रॉप्स दैट आर वेजिटेटिव प्रोपोगेटेड। तो बोला गया कि इनमें से कौन सा है जो कि वेजिटेटिव प्रोपोगेटेड है, क्या होगा आंसर आपका,
ठीक है, कर लिया होगा आपने। इसका आंसर होगा शुगर केन, पोटैटो, बनाना। पहले वेजिटेटिव प्रोपगेशन मतलब समझिए, मतलब ऐसा प्लांट जो सीड से नहीं बन रहा है बल्कि इस रूट से बनेगा या फिर स्टेम से बनेगा या फिर आपका लीव से प्रोड्यूस होगा। मतलब जैसे हम लोग गुलाब का फूल लगाते हैं तो उसके लिए सीड का ज़रूरत नहीं पड़ता है। हम लोग क्या करते हैं, गुलाब का कुछ पार्ट काट लेते हैं, स्टेम को काट लेते हैं, वहीं अगर उस स्टेम को भी लगा दें तो हो जाता है। तो ऐसे जब प्लांट प्रोड्यूस होता है तो उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन, क्योंकि वो स्टेम से प्रोड्यूस हुआ है, ना के सीड से। ठीक है, तो बोला गया है कि इनमें से वेजिटेटिव प्रोपगेशन का पार्ट यानी कि ऐसा क्रॉप बताइए जो कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू हो सकता है। तो शुगर केन हो सकता है, पोटैटो हो सकता है, बनाना। शुगर केन को देखे होंगे आप लोग, गन्ना को जब हम लोग काट करके ऐसे ही लगा देते तो हो जाता है। ठीक है, पोटैटो की बात करें तो पोटैटो का स्टेम ही लगाते हैं। ठीक है, स्टेम को ही काट करके, पोटैटो को काट करके लगा देते हैं। ठीक है, ना कि पोटैटो को सीड लगाते हैं। तो ये भी क्या होगा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में। और बनाना का भी सेम केस है। ठीक है, बाकी बात करें यहाँ पे देखिए ऑप्शन में पपाया, पपीता को देखेंगे हम लोग, बीज छिड़कते हैं, बीज छिड़कते हैं तो पपीता होता है। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, सीड्स के थ्रू होगा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का तो पार्ट नहीं होगा। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। कोरिएंडर को भी देखिएगा, धनिया को भी देखिएगा आप, धनिया को हम लोग छिड़कते हैं। ठीक है, देखिएगा कि धनिया का जो सीड्स होता है उसको छिड़कते हैं हम लोग, तो ये भी नहीं होगा आपका। तो इस तरह से बाकी सब है। ठीक है, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन मतलब जो प्लांट या तो रूट से प्रोड्यूस हो रहा है या फिर स्टेम से या फिर लीव से या फिर बर्ड से, मतलब सीड्स के थ्रू वो प्लांट नहीं हो रहा है। ठीक है, आगे सुनिएगा। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द ऑक्सीजन इन ग्लूकोज कम्स फ्रॉम। तो बोला गया कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन जो मिलता है, ठीक है, वो जो ग्लूकोज में ऑक्सीजन होता है वो कहाँ से आता है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द ऑक्सीजन इन ग्लूकोज, ग्लूकोज में जो ऑक्सीजन होता है वो कहाँ से आता है। ठीक है, वाटर से, कार्बन डाइऑक्साइड से, बोथ फ्रॉम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, या सनलाइट। इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि ग्लूकोज में जो ऑक्सीजन आता है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे वो एक्चुअली आता है कहाँ से, कार्बन डाइऑक्साइड से। क्लियर। ठीक है, तो इसमें बहुत लोगों का आंसर गलती होता है, बहुत लोग मारते हैं सनलाइट मार देते हैं या फिर वाटर मार लेते हैं या फिर ये मार लेते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सोचता ही नहीं कोई। ठीक है, तो मैक्सिमम चांस है इसमें नेगेटिव होने का, तो नेगेटिव से बचना है, इसलिए ये सारे क्वेश्चंस तैयार कर रहा हूँ मैं। ठीक है, आगे सुनिए। फिल इन द ब्लैंक्स विथ मोस्ट अप्रोप्रिएट। बोला गया कि बताइए यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है। ठीक है, तो एक तो ये वाला क्वेश्चन बन गया। इसको ऐसे भी घुमा करके दे सकता था कि यूनिट को अगर चेंज कर लेता तो बहुतों का खेल खत्म हो जाता। ठीक है, तो यूनिट को भी चेंज कर सकता है, इसलिए यूनिट को भी आपको याद रखना है। यूनिट को कैसे याद रखेंगे, जब फॉर्मूला याद रहेगा। तो फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे, तो फॉर्मूला है आपके पास। ठीक है, तो इसका वैल्यू जो होता है वो होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी इसका स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं, पहले समझते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। जब दो बॉडी होता है, ठीक है, दो बॉडी पे जो फोर्स लगता है, दो बॉडी रखा हुआ है, उस पर, उन दोनों बॉडीज पे जो फोर्स लग रहा है उसी को बोलते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हम लोग ज़मीन पे क्या रखते हैं, ज़मीन पे या कुछ हाइट पे कोई चीज़ रख दी है, तो ज़मीन क्या कर रहा है, उसको फोर्स लगा रहा है कंटिन्यूसली, जैसे ग्रेविटी फोर्स बोलते हैं, ग्रेविटी बोलते हैं, है ना। तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो अब क्या बोला है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात बोला है। ठीक है, तो यहाँ से आता है आपका कि जब अगर ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, दो बॉडी पे एक्ट करे, उनका मास 1 है। ठीक है, यूनिट मास है और यूनिट डिस्टेंस पे रखा गया है, यानी कि मास भी 1 है और डिस्टेंस भी इन दोनों के बीच में 1 है, तो होता है हमारा, उसी को बोलते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट। जी का वैल्यू आता है। ठीक है, और जी का वैल्यू कितना आता है, 6.6 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर के जी। देखिए फॉर्मूला एक बार देख लीजिए, फोर्स क्या होता है, G m1m2/r²। याद रखना है। ठीक है, बहुत बार पूछ लिया जाता है कि मान लेते हैं मास को वेरी करा रहे हैं या फिर रेडियस को वेरी करा रहे हैं, तो किस तरह का रिलेशन होता है। ठीक है, तो दो बॉडी का अलग अलग मास है m1 m2, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको r से नाम दिए है, यानी कि रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा। तो फोर्स जो होगा दोनों बॉडी के बीच में जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, G m1m2/r²। जी का वैल्यू कितना होता है, 6.6 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी। तो यहाँ से आप चाहें तो यूनिट भी निकाल सकते हैं कि जी का निकालने के लिए बोला है तो फोर्स का कितना होता है न्यूटन, मास को किस में नापते हैं, केजी में, मास को किस में नापते हैं, केजी में, और आर को किस में नापेंगे, रेडियस को किस में नापेंगे, रेडियस में, आपको मीटर में नापेंगे। तो सिंपल सा यहाँ से भी तो फॉर्मूला याद रहेगा, तभी यूनिट निकाल पाएंगे।
तो फॉर्मूला होता है G(m1m2/r², फोर्स इज इक्वल टू, है ना। तो जी का वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकाल सकते हैं। रिप्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट बाय सेल इंस्टेड ऑफ वेजिटेटिव पार्ट्स और सीड इज कॉल्ड। तो बोला गया कि हम लोग नया प्लांट पैदा कर रहे हैं, कैसे, वेजिटेटिव पार्ट्स के थ्रू भी नहीं, सीड्स के थ्रू भी नहीं, तो बताइए उसको क्या बोलेंगे हम लोग। टिश्यू कल्चर, रीजनरेशन, मल्टीपल फिशन या बाइनरी फिशन। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सीड्स माने गाज नया जो प्लांट बनता है वो दो तरीके से बन सकता है, या सीड के थ्रू या वेजिटेटिव पार्ट्स के थ्रू। वेजिटेटिव पार्ट्स में कौन आता है, बड आता है, स्टेम आता है, रूट्स आता है, उसके बाद आपका लीव्स आता है। तो ये सारे से नया प्लांट बन सकता है। लेकिन बात करें हम लोग कि इन दोनों से नहीं, अब नया एक तरीका निकालिए, तो क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर क्या होता है, एक प्लांट का हम लोग क्या करते हैं कि प्लांट का टिश्यू काट देते हैं, ठीक है, काट करके उसको एक ऐसे मीडियम में रख देते हैं जहाँ पे आप उस मीडियम में न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी है, ठीक है। तो वहाँ से आपको वो टिश्यू बनने लगता है और उसको फिर क्या करते हैं, अलग अलग सिंपल्स में हम लोग उसको डिवाइड कर देते हैं। फिर डिवाइड करने के बाद उसके बाद उसको क्या करते हैं, किसी कंपोस्ट में गाड़ देते हैं, तो वो नया प्लांट बन जाता है, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं टिश्यू कल्चर। यानी कि यहाँ पे ना तो वेजिटेटिव पार्ट्स का यूज़ किया गया है, ना ही सीड्स का यूज़ किया, बल्कि उसको क्या करते हैं, एक टिश्यू का यूज़ करके हम लोग नया प्लांट बना रहे हैं, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो बोला गया कि यहाँ पे इफ द जेनोटाइप ऑफ ए प्लांट इज TRR, ठीक है, स्मॉल t कैपिटल में R और स्मॉल में R, द फिनोटाइप वुड बी। तो बोला गया है कि फिनोटाइप क्या होगा, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ड्रॉफ एंड राउंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन, टू इंक्लूड्स विच हैव two nucleides which have same neutron but different proton number Z are known as। तो बोला कि सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जब सेम होता है और नंबर ऑफ प्रोटॉन जब अलग होता है तो उसको बोलते हैं आइसोटोन्स। तो आपको याद रखना सिंपल सा है, न्यूट्रॉन आइसोटोन, न्यूट्रॉन आइसोटोन्स। न्यूट्रॉन अगर सेम होगा तो आइसोटोन्स होगा, ठीक है। अब सुनिएगा कि हम लोग के यहाँ पे दो चीज़ होता है, एक तो होता है मास नंबर, एक होता है एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर को नीचे लिखते हैं, मास नंबर को ऊपर लिखते हैं, ठीक है। जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है, मास नंबर की बात करें तो 12 होता है, ठीक है। एक्चुअली मास नंबर में होता क्या है, पहले एटॉमिक नंबर की बात करते हैं। एटॉमिक नंबर में सिर्फ प्रोटॉन होता है, एटॉमिक नंबर में सिर्फ प्रोटॉन होता है, मास नंबर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो हम अगर यहाँ पे निकालना चाहें कि प्रोटॉन दिया हुआ है 6 और मास नंबर यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दिया हुआ है 12, तो हम अगर निकालना चाहें कि न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, तो 12 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 बचेगा, न्यूट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है आपको, बहुत बार पूछ लिया जाता है कि मास नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एटॉमिक नंबर की बात करें तो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाता है, ठीक है। अब सुनिए, तो बोला गया है कि अगर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन है, प्रोटॉन अगर सेम है, कार्बन 6 लिखा 12C6 लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर रहता मान लेते हैं 13C6, तो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहता है, तो उसको बोलते हैं आइसोटोप्स। प्रोटॉन सेम रहेगा तो आइसोटोप, देखिए यहाँ पे भी पी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। अगर न्यूट्रॉन सेम रहता तो आइसोटोन्स, ठीक है, एन देखिए, न्यूट्रॉन सेम रहेगा तो आइसोटोन्स, प्रोटॉन सेम रहेगा तो आइसोटोप्स। ऐसे करके याद रखते हैं, नहीं तो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। और आइसोबार में क्या होता है, मास नंबर सेम रहता है। मास नंबर क्या था, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम रहता है, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है, मास नंबर का जो संख्या है वो सेम रहता है, ठीक है। तो उसी चीज़ को बोलते हैं हम लोग क्या, आइसोबार्स, ठीक है। याद रखना है, आइसोबार में मास नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंस हो सकता है, लेकिन दोनों मिला के जो होना चाहिए वो सेम ही होना चाहिए। आगे सुनिए, और आइसोमर्स किसको बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस में दिया हुआ था, आइसोमर्स में क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम, एटम का डिफरेंट अरेंजमेंट होता है, उसको आइसोमर्स बोलते हैं। यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन अरेंजमेंट जो है इसका एटम्स का, उसका वो डिफरेंट है, उसी को बोलते हैं हम लोग आइसोमर्स। तो समझ में आया। देखिए, आइसोटोन्स में क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होगा, आइसोटॉप्स में क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होगा, आइसोबार में क्या होगा, एटॉमिक मास सेम होगा, ठीक है। और बात करें आइसोमर्स में क्या होगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा लेकिन डिफरेंट एटम अरेंजमेंट जो होगा एटम का वो अलग अलग होगा।
ए कन्वेक्स लेंस हैज़ फोकल लेंथ ऑफ 50 सेंटीमीटर, कैलकुलेट इट्स पावर। तो बोला गया है कि एक कन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, इसका पावर निकालना है। निकालिए आप जल्दी से, ठीक है। तो पावर और फोकल लेंथ का इन्वर्स रिलेशन होता है, पावर और फोकल लेंथ का इन्वर्स रिलेशन होता है। और हम लोग जब भी निकालते हैं ना फोकल लेंथ की बात करते हैं तो वो मीटर में बात करते हैं, ठीक है। फोकल लेंथ का ऐसा यूनिट जो होता है वो होता है आपका मीटर में, ठीक है। तो पावर निकालना है तो पावर का यूनिट क्या होता है, डायप्टर होता है। जो हम लोग पावर बोलते हैं कि मेरे चश्मा का पावर ये है वो है, जितना भी बोलते हैं, ठीक है, -2.5 है या जो भी बोलते हैं, ठीक है, 0.5 है, 1 है, -1 है, तो ये एक्चुअली 1 और ये सब क्या बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये तो ये आपका क्या यूनिट तो आपको बताना पड़ेगा, यूनिट क्या होता है, डायप्टर होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है सुनिएगा। फोकल लेंथ दिया हुआ है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा, ठीक है। और पावर हम लोग जानते हैं, पावर इज इक्वल टू 1 बाई फोकल लेंथ होता है, पावर इज इक्वल टू 1 बाई फोकल लेंथ होता है। तो यहाँ से निकालेंगे तो आप 2 आएगा, यानी 2 क्या, 2 डायप्टर होता है, ठीक है। पावर का यूनिट जो होता है वो डायप्टर होता है। और फोकल लेंथ हमेशा किस में लेते हैं, मीटर में लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। बोला गया कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का कौन सा पोस्टुलेट्स नहीं है या कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है वो, या उन्होंने जिस जो चीज़ बातें बारे में बोला गया था बोला था उन्होंने, इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा आंसर इसका। तो पहले समझते हैं उन्होंने क्या क्या बोला था, ठीक है। उन्होंने कहा था कि ऑल मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। तो बोला गया हर एक मैटर का जो है वो इंडिविजुअल पार्टिकल से बना होता है जिसको एटम्स बोलते हैं, ठीक है। ऑल एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट का एटम्स जो होता है वो भी सिमिलर होता है इन शेप बट एंड मास, बट डिफर फ्रॉम एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट। बोला गया है कि अगर एक एलिमेंट है उसका जो आपका एक एलिमेंट का जो एटम्स होगा वो सिमिलर होगा शेप में और मास में भी, लेकिन अगर डिफरेंट एलिमेंट की बात करें तो उसका एटम्स अलग होगा इससे, इसके कंपेरिजन में, ठीक है। एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, एटम्स को ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट में कंबाइन विथ ईच अदर इन ए फिक्स्ड सैम्पल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म एन एलिमेंट कंपाउंड। तो बोला गया कि अगर डिफरेंट एलिमेंट का एटम्स है तो वो कंबाइन हो करके, ठीक है, कंबाइन हो सकता है, और किस रेशियो में, होल नंबर रेशियो में, ठीक है, ताकि वो कंपाउंड बना सके या फिर एलिमेंट कंपाउंड बना सके, वो होल नंबर रेशियो में कंबाइन हो सकता है। द एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट, तो एटम क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है ऑफ मैटर का दैट कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, जो हिस्सा ले सकता है केमिकल रिएक्शन में। तो ये सारे आपके डाल्टन के पोस्टुलेट्स से। तो इसमें से कौन सा आंसर नहीं है, माने कौन सा गलत हो जा रहा है, यहाँ पे देखिए क्या बोला है, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ ए स्मॉल रियल नंबर टू फॉर्म ए कंपाउंड। यहाँ पे बोला गया है रियल नंबर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था कि होल नंबर के अनुसार वो क्या कर सकता है, वो रेशियो में कंबाइन होता है और कंपाउंड बनाता है, जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है आपका होल नंबर। तो यही इसका आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। रियल नंबर गलत हो जाएगा, होल नंबर होना चाहिए था, बाकी सब सही है। इस एसिटिक एसिड प्रेजेंट इन, तो एसिटिक एसिड कौन से इसमें प्रेजेंट होता है, एसिटिक एसिड, ठीक है, यानी कि कौन सा चीज़ से क्या सोर्स है एसिटिक एसिड का, ऐसा समझ लीजिए। सोर्सेज क्या है एसिटिक एसिड का, एसिटिक एसिड कहाँ से मिलेगा, ठीक है, कर्ड, स्पेनिच, लाइम वाटर, वेनिगर एंड टेस्टिंग, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा वेनिगर से हम लोग को एसिडिक एसिड मिलता है, ठीक है। तो कुछ कुछ एसिड दिया गया है यहाँ पे, उसके सोर्सेज दिया गया है कि कहाँ से मिलेगा। जैसे मैलिक एसिड कहाँ से मिलेगा, एप्पल से मिलेगा। साइट्रिक एसिड लेमन से मिलेगा। ग्रेप से टार्टरिक एसिड, टमाटो से हम लोग को मिलेगा। ऑक्जेलिक एसिड, विनेगर से एसिडिक एसिड। तो एसिडिक एसिड के ही बारे में पूछा गया था, एसिडिक एसिड किससे मिलेगा, विनेगर से मिलेगा। उसके बाद बात करें कर्ड की, दही की बात करें तो इसमें कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है। ऑरेंज की बात करें तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। एस्कॉर्बिक को ही विटामिन सी भी बोलते हैं, तो ऑरेंज में विटामिन सी भी मिलता है, ठीक है। उसके बाद बात करें स्टोमिक जूस, ठीक है, वो उसमें कौन सा ये बनता है, एसिड बनता है, तो ये हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद बात करें चूंटी अगर काटता है, एंट स्टिंग या फिर मधुमक्खी जो काटता है उससे वो हम लोग के बॉडी में क्या रिलीज़ करता है, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, एसिडिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है, विनीगर में। तो एंट स्टिंग की बात करता है तो ये हो जाता है फॉर्मिक एसिड। कर्ड की बात करें तो ये हो जाएगा आपका लैक्टिक एसिड। ए रॉकेट इज़ लॉन्च टू ट्रेवल वर्टिकली अपवर्ड। देखिए एक रॉकेट को लॉन्च किया गया है ऊपर की तरफ, है ना, ऊपर की तरफ विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना है 220 मीटर पर सेकंड। आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर 35 सेकंड, वो 35 सेकंड चलने के बाद द रॉकेट इज
डेवलप ए स्नैग एंड इट्स फ्यूल सप्लाई इज़ कट ऑफ। तो बोला गया कि वो 35 सेकंड चलने के बाद उसका फ्यूल ख़त्म हो जाता है और वो स्नैग बनाने लगता है ना, उसका फ्यूल ख़त्म हो जाता है, ऐसा समझिए। द रॉकेट देन ट्रेवल लाइक ए फ्री बॉडी। तो वो ट्रेवल फ्री, मान लेते हैं हम बाइक चला रहे हैं, ठीक है, बाइक स्पीड से चला रहे हैं और अगर तेल भी ख़त्म हो जाए तब भी तो कुछ देर तक चलता है, ठीक है। जो स्पीड, जो मोमेंटम मिला है उसको, वो तो चलते रहेगा जब तक जब कुछ देर के बाद तब बंद होगा। द हाइट अचीव्ड बाई इट इज़। तो बोला गया कि हाइट कितना अचीव होगा, ठीक है। तो क्या आंसर होगा, सॉल्व कीजिए इस न्यूमेरिकल को, ठीक है। तो बोला गया है, देखिए 35 सेकंड तक चला है, किस हिसाब से, 20 मीटर पर सेकंड तक, ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चला है। तो अगर बात करें 35 सेकंड में कितना चला होगा, 35 इंटू 20, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, अब ये रॉकेट जो है अपवर्ड मूव कर रहा है, तो बताइए जी का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव, जी का वैल्यू नेगेटिव होगा, ठीक है। पहले बात करते हैं हम लोग डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, u इंटू टी, यानी कि वेलोसिटी इंटू टाइम हो जाएगा, क्योंकि 35 सेकंड तक चला है और किस हिसाब से चला है, 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चला है। तो इसका रिजल्ट आ जाएगा आपका 700 मीटर, यानी कि 700 मीटर वो चल चुका है 35 सेकंड तक, ठीक है। उसके बाद बात करें हम लोग, फॉर्मूला लगाते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। अच्छा, मैक्सिमम हाइट जब पहुंचेगा तो उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। और उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना था, 20 था, तो 20 का स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2gh, प्लस के जगह पे माइनस होगा, क्यों, क्योंकि हम लोग जो जी जो है वो अपोजिट साइड में काम कर रहा है, ठीक है। ग्रेविटी का वैल्यू नीचे की ओर पॉजिटिव होता है, ऊपर की ओर नेगेटिव होता है, तो रॉकेट तो ऊपर की ओर जा रहा है, तो इसलिए जी का वैल्यू नेगेटिव होगा। और जी का वैल्यू कितना लिया, अप्रोक्स 10 लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ से एच का वैल्यू निकालेंगे तो 20 मीटर, यानी कि फ्यूल ख़त्म होने के बाद भी वो 20 मीटर चलेगा ऊपर की ओर। तो पहले 700 मीटर चला था, उसके बाद 20 मीटर, तो टोटल कितना हो जाएगा, 720 मीटर हो जाएगा। क्लियर, 700 मीटर 20 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको खुद से ट्राई कीजिए एक बार, है ना, अगर नहीं भी बनाया आपका। आगे सुनिए फिर, कंडेंसेशन इज ए प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ। बोला गया कि कंडेंसेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें जिसमें क्या से क्या बदलता है, ठीक है। लिक्विड इंटू वेपर, वेपर इंटू सॉलिड, वेपर इंटू लिक्विड, या लिक्विड इंटू सेमी सॉलिड। आंसर कीजिए पहले जल्दी से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वेपर इंटू लिक्विड, ठीक है। यानी कि पहले गैस था, गैस से किस में बदल रहा है, लिक्विड में बदल रहा है या वाटर में बदल रहा है, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। इस चीज़ को बोलते हैं कंडेंसेशन। तो यहाँ पे सब कुछ दिखाया गया है, तो सुनिएगा, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, सब कुछ समझाते हैं आपको। जब वाटर या लिक्विड गैस बनता है तो इसको बोलते हैं एवापोरेशन। मान लेते हैं वाटर भाप बन गया, तो क्या बोलते हैं, इसको एवापोरेशन बोलते हैं। और अगर गैस से फिर या फिर भाप से, गैस से फिर क्या बन रहा है, वाटर बनता है, तो इसको बोलते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। उसके बाद सुनिएगा, जब आइस से वाटर बनता है तो इसको क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं। और अगर वाटर से आइस बनता है तो इसको क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग बोलते हैं, ठीक है। सब्लिमेशन में क्या होता है, सॉलिड डायरेक्ट चेंज हो जाता है गैस में। इसका एग्जांपल, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी लगा होगा कि सॉलिड डायरेक्ट कैसे गैस में कन्वर्ट होता है। सॉलिड तो पहले लिक्विड में जाता है, उसके बाद गैस में होता है, लेकिन इसका सिंपल एग्जांपल है कपूर। कपूर जानते हैं हम लोग, जिसको जलाते हैं, है ना। तो कपूर जलाते हैं तो वो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में बदल जाता है, ठीक है, सब्लिमेशन बोलते हैं। अगर गैस से हमको किस में बदलना है, सॉलिड में बदलना है तो उसको बोलते हैं डिपोजिशन, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस आपको याद रखना है। इसमें क्या हो रहा था, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो बोला गया है कि कंडेंसेशन में क्या होता है, तो वेपर या गैस किस में चेंज होता है, आपका लिक्विड में चेंज होता है। इन 1785 हु यूज्ड एज कैलिब्रेटेड टोर्शन बैलेंस टू मेजर द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो बोला गया है कि 1785 में किसने कैलिब्रेटेड टोर्सन बैलेंस का यूज़ किया था मेज़र करने के लिए इलेक्ट्रिक चार्ज को, मेज़र द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज, फोर्स को मेज़र करने के लिए बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा था उसको मेज़र करने के लिए कैलिब्रेटेड टोर्सन बैलेंस यूज़ किया था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए आपको नहीं भी पता होगा तो आप मार सकते हैं, क्योंकि चार्ज से रिलेटेड किसका है, चार्ज से रिलेशन किसका है, कूलम का है। सुने होंगे इलेक्ट्रिक चार्ज का जो यूनिट होता है वो कूलम होता है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, डी नंबर भी होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, फोर्स कितना लगता है अगर तो दो चार्जेस है, जैसे थोड़ी देर पहले बताए थे, दो मास है तो उसमें फोर्स कितना लगता है, m1 m2 डिवाइडेड बटे आर स्क्वायर था, ठीक है। यहाँ पे भी सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, m1 m2 के जगह सिर्फ क्या होगा, q1 q2, क्योंकि चार्जेस की बात करें हम लोग, q1 q2 बटे आर स्क्वायर। और यहाँ पे k का वैल्यू क्या है, k है आपका कूलम्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू कितना है 9 × 10⁹,
ठीक है। बाकी यहाँ से आप यूनिट निकाल सकते हैं, क्योंकि चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। ये भी चार्ज है तो कूलम हो जाएगा। रेडियस को हम लोग नापते हैं मीटर में, फोर्स को नापते हैं न्यूटन में। ठीक है, तो यहाँ से के का वैल्यू, के का यूनिट निकाल सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो चार्ज की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, कूलम हो जाएगा। तो फॉर्मूला याद रखिएगा, वो वाले में था ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या था आपका वैल्यू, क्या था 6.67 इंटू 10⁻11 था। यहाँ पे क्या है, यानी कि कूलम कांस्टेंट की बात करें तो इसका वैल्यू कितना होता है, 9 इंटू 10⁹। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ एक ऑप्शन दिया गया है ऑरस्टेड। ऑरस्टेड ने क्या किया था, इन्होंने डिस्कवर किया था कि इलेक्ट्रिक करंट जहाँ पे भी है, इलेक्ट्रिक करंट जहाँ पे भी होगा वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, किसने बताया था, ऑरस्टेड ने बताया था। साइकस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम। तो बोला गया कि साइकस इनमें से कौन से फाइलम का एग्जाम्पल है, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म या ब्रायोफाइटा। ठीक है, क्या होगा आंसर, आप कीजिए खुद से पहले। तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका जिम्नोस्पर्म। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म के बारे में बाद में बात करेंगे हम लोग। ठीक है, पहले इसका समझ लेते हैं कि ये प्लानट किंगडम का जो क्लासिफिकेशन है उसमें से आता है आपका। ठीक है, जिम्नोस्पर्म, और उसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, साइकस। अब सुनिएगा, ये सब जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसका मतलब क्या है, सुनिए। दो तरह के प्लांट होते हैं, एक तो या तो जिसके पास फ्लावर होगा या जिसके पास फ्लावर नहीं होगा। तो जिसके पास फ्लावर होता है, ठीक है, उसको दो क्लासिफिकेशन में बांटते हैं। जिसके पास फ्लावर होगा उसको दो क्लासिफिकेशन में बांटते हैं, या तो एंजियोस्पर्म होगा या जिम्नोस्पर्म होगा। और जिसके पास फ्लावर नहीं होगा, देखिए कहाँ पर बोला गया है, दो तरह का फ्लावर होता है, एक तो फ्लावरिंग प्लांट होगा, एक नॉन फ्लावरिंग प्लांट होगा। तो जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट होता है उसको दो कैटेगरी में बांटते हैं, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। ठीक है, और जो फ्लावरिंग प्लांट होता है उसको दो कैटेगरी में बांटते हैं, जिम्नोस्पर्म और एक था आपका एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म का एग्जांपल क्या हो जाएगा, कैकस। तो मैं चाहता हूँ कि इस पर पूरा एक वीडियो बनाऊँ मैं, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइटा, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको एक बार चाहे तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, कि क्या क्या एग्जाम्पल्स है। ठीक है, क्लियर। तो मैं चाहता हूँ कि इस पर पूरा वीडियो बनाऊँ, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा को एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो है उसको डिफाइन करना बाकी है आपका। तो मैं जल्दी वीडियो बना लूँगा इस पर। आगे सुनिएगा, which among the following observation help us to determine whether a chemical reaction has taken place। तो बोला गया है कि आप ऑब्जर्वेशन कीजिए और बताइए इनमें से क्या चीज़ देख करके आप बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। दो तरह का रिएक्शन होता है, केमिकल और फिजिकल। बताइए क्या होगा इसका आंसर, केमिकल को कैसे पहचानेंगे। ठीक है, चेंज इन कलर देख के या एवोल्यूशन ऑफ गैसेस देख के। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ, ए बी। माने वन, अगर कलर में भी चेंज हो रहा है तो बोल सकते हैं हम लोग कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। एवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि गैस रिलीज हो रहा है या गैस, ठीक है, तो उसको भी क्या बोलेंगे आपको कि केमिकल रिएक्शन होता है। और क्या क्या चीज़ें हैं जिससे हम लोग को पता चल सके कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो केमिकल रिएक्शन डिटरमाइन करने के लिए हम लोग क्या क्या चीज़ देख सकते हैं, क्या स्टेट में चेंज हुआ है, चेंज इन स्टेट होगा तो केमिकल रिएक्शन होगा, चेंज इन कलर में चेंज होगा तो केमिकल रिएक्शन होगा, एवोल्यूशन ऑफ गैस होगा तो ये भी क्या होगा आपका केमिकल रिएक्शन होगा, चेंज इन टेम्परेचर में भी चेंज आ रहा है तो केमिकल रिएक्शन है, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपेट, यानी प्रिसिपेट अगर भी बन रहा है तो केमिकल रिएक्शन है, चेंज इन स्मेल और टेस्ट, अगर चेंज बदल रहा है स्मेल में या टेस्ट में चेंज हो रहा है स्मेल में या फिर टेस्ट में, तो ये भी केमिकल रिएक्शन है। तो ये 6 पॉइंट है आपका, 6 पॉइंट याद रखना है कि केमिकल रिएक्शन के लिए क्या क्या कंडीशन है। अगर स्टेट में चेंज हो रहा है तो केमिकल रिएक्शन, कलर में चेंज हो रहा है तो केमिकल रिएक्शन, गैस में भी चेंज हो इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है तो केमिकल रिएक्शन, टेम्परेचर में भी चेंज या प्रेसिपिटेट में भी चेंज या स्मेल या फिर टेस्ट में चेंज, अगर ये सारे चेंजेस आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। और बात करें अगर शेप में चेंज हो, यहाँ पे देखिए स्टेट की बात कर रहा है और अगले वाले में शेप की बात कर रहा है, तो शेप अगर चेंज हो तो ये हो जाएगा फिजिकल रिएक्शन। ठीक है, जैसे हम लोग लकड़ी को काटते हैं तो लकड़ी का शेप पहले बड़ा था अब छोटा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा फिजिकल रिएक्शन हो जाएगा। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आपका चेंज इन कलर यानी कि केमिकल रिएक्शन, एवोल्यूशन ऑफ गैस दोनों ही क्या हो जाएगा आपका केमिकल रिएक्शन का इंडिकेटर्स है। अगला सुनिएगा,
कंसीडर ए हाइपोथेटिकल प्लैनेट, बोला गया कि एक हाइपोथेटिकल प्लैनेट है विथ ए मास इक्वल टू हाफ ऑफ द अर्थ, हाफ ऑफ दैट ऑफ अर्थ। बोला गया कि जिसका मास जो है, एक प्लैनेट है जिसका मास अर्थ के मुकाबले उसका आधा है और रेडियस इज़ 1/3 ऑफ द अर्थ। तो एक तो मास होता है, किसी भी बॉडी का मास होगा उसका रेडियस होगा अगर गोल है तो, ठीक है। सॉरी। अब बोला है द एक्सेलरेशन, द जी इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो बोला गया जी है जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लेनेट विल बी। तो बोला गया कि उस प्लेनेट में जी का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। करिए पहले खुद से। तो अर्थ पे जी का वैल्यू कितना होता है, जी या कौन से फॉर्मूला से निकालते हैं, वहाँ से ही कर सकते हैं आप। वो वाला जो दूसरा वाला प्लानट दिया गया है वो क्या बोला है, मास हाफ है अर्थ के मुकाबले और रेडियस क्या है 1/3 है। तो इसका आंसर होगा आपका 9/2g। कैसे निकालें, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, इसका ग्रेविटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है बच्चे जी एम अपॉन आर ई का स्क्वायर। आर ई क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है, एम क्या है, मास ऑफ अर्थ है, ठीक है। तो ये इस फॉर्मूला में हम लोग इसको बैठाएंगे, ठीक है। जी का वैल्यू तो कांस्टेंट ही रहेगा, लेकिन अगर बात करें कि मास का, जो दूसरे प्लैनेट के लिए बात बोला गया है, मास क्या है हो जाएगा m/2 हो जाएगा, क्योंकि मास बोला गया है हाफ है, ठीक है। और रेडियस कितना है, 1/3 है, रेडियस 1/3 है, तो 1/3 करेंगे का स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 9 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 9/2g हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा आप अपने से, ठीक है। मैंने फॉर्मूला बता दिया, ये फॉर्मूला याद रखिएगा कि gm/r² होता है, ठीक है। gm/r² ग्रेविटी निकालेंगे अगर तो g क्या है आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद ये एम ई क्या है, मास ऑफ अर्थ, और आर ई क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। आगे सुनिए। 2 बॉल ऑफ स्टील हैविंग मास 5 kg एंड 10 kg पोजेस इक्वल काइनेटिक एनर्जी। बोला गया है कि दो बॉडी है जिसका मास है 5 kg और 10 kg, लेकिन काइनेटिक एनर्जी दोनों का इक्वल है। बताइए कौन सा बॉडी फास्ट मूव करेगा, ठीक है। तो खुद से निकालिए, खुद से ट्राई कीजिए। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फुल फॉर्मूला होता है हाफ mv², ठीक है, हाफ mv²। तो बोला गया काइनेटिक एनर्जी सेम है तो दोनों को काइनेटिक एनर्जी बराबर कर देंगे। मास 5 kg दिया हुआ है और 10 kg दिया हुआ है, ठीक है। तो मास जिसका कम होगा उसी का वेलोसिटी ज़्यादा होगा तो होना पड़ेगा, तभी तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हो सकता है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या बोला है, दोनों का बराबर है, तो मास बैठा दिए हम लोग, हाफ हाफ तो कट गया ये वाला। वेलोसिटी 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 इंटू वेलोसिटी 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों को काटेंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ v2 का स्क्वायर। अब बताइए यहाँ से भी क्लियरली देख करके बता सकते हैं आप कि वेलोसिटी 1 बड़ा है, क्योंकि वेलोसिटी 1 जो है वो 2 टाइम्स ऑफ v2 का है, यानी कि वेलोसिटी 1 का जो, यानी बॉडी 1 का जो वेलोसिटी है वो 2 गुना है वेलोसिटी या बॉडी 2 के, ठीक है। तो अगर इसको स्क्वायर अंडर ये स्क्वायर हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, v1 इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ v2। तो अब कौन बड़ा है, क्लियरली दिख रहा है कि v1 बड़ा है, क्योंकि v1 √2 गुना ज़्यादा है किससे, v2 से। तो इसका मतलब क्या होगा कि v1 कौन था, जिसका मास कम था। मास कम होगा तो मास कम वाले का वेलोसिटी ज़्यादा होगा, तभी काइनेटिक एनर्जी सेम होगा। तो ये सिंपल लॉजिक भी है कि अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है और एक का मास कम है एक का मास ज़्यादा है, तो वेलोसिटी किसका ज़्यादा होना चाहिए, कम वाले का ज़्यादा होना चाहिए, तभी काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा, ठीक है। तो ये इतने सारे क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन हमने हम लोगों ने कर लिए, ठीक है। होप सो वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।